हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गायत्रीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष शर्मा और हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था इनइक्वालिटी। और हमने पहले 2 सेशंस इसके ले लिए हैं। इनइक्वालिटी का कंप्लीट थ्योरी पार्ट हम पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं और दूसरा वाला जो पार्ट था उस वाले पार्ट में हमने पढ़ा था रेगुलर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कोडेड इनइक्वालिटी। देखेंगे क्या है कोडेड इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चन, एग्जाम में किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से वो आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटी। असमानता। फर्स्ट पार्ट इसका था रेगुलर, दूसरा था कोडेड, तीसरा था इसका रिवर्स, चौथा था इसका एडवांस। एडवांस वाले पार्ट में हम कौन से सिंबल्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो होंगे नॉट ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट लेस देन और इक्वल टू। ये वो सिंबल्स होंगे जो हम एडवांस वाले टाइप में पढ़ेंगे। चलिए, रेगुलर हम कर चुके, स्टार्ट करना है हमें सेकंड कोडेड इनइक्वालिटी से। आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, वहां पर वो वीडियोस पड़े हैं। ये वाला वीडियो आपको कोडेड इनइक्वालिटी और रिवर्स इनइक्वालिटी, ये दोनों के टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हम आज की इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो जो आएगा तो सबसे पहले आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, अब नाम से ही हमें समझ में आता है कि कोडेड इनइक्वालिटी के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए। देखिए, रेगुलर इनइक्वालिटी के अंदर हमने क्या किया था। रेगुलर इनइक्वालिटी के अंदर हमने ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये वो 5 सिंबल थे जिन पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब कोडेड इनइक्वालिटी के अंदर ये वाले जो सिंबल्स हैं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इन सिंबल्स के कोड दे दिए जाएंगे आपको और आपको उन कोड्स को डिकोड करना है और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन आया a@b #c कॉपीराइट d %e। अब मैंने आपसे पूछा बताइए जरा a का e से क्या रिलेशन है। इस कंडीशन में अभी तो हम कोई भी जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमें इन कोड्स के मायने पता नहीं है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहले तो इन कोड्स को डिफाइन किया जाएगा। वो डिफाइन कैसे किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है और आप उसे किस तरीके से समझते हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे वो लिखेगा p@q मीन्स P is greater than Q। P@Q का मतलब क्या है? P@Q मीन्स P is greater than Q। तो @ का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन। बात समझ में आ रही है? अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब उन क्वेश्चंस के अंदर ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इन सिंबल्स का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिना इन सिंबल्स का यूज किए हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मजा आएगा आपको कि किस तरीके से करेंगे। और ये जो तरीका है जिस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उस तरीके को मैं बोलता हूं गोल्डन बॉक्स मेथड। किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इन क्वेश्चन को? इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा गोल्डन बॉक्स के तरीके से। उस तरीके में आपको इन वाले सिंबल्स का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें ऐसा नहीं करना है कि पहले इसे ग्रेटर देन, लेस देन के अंदर डिकोड करो, फिर रिलेशन निकालो, फिर रिलेशन निकालने के बाद वापस इनको इन वाले सिंबल्स में कोड करो। ऐसा काम हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे।
ठीक, चलिए डायरेक्ट आंसर निकालें उससे पहले एक और चीज हम समझ लेते हैं कि ये जो डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस किस किस तरीके से आपको दी जाएगी। जैसे एक एग्जांपल तो अभी आपने देख लिया, ये डेफिनेशंस आपको पॉजिटिव रिलेशन के हिसाब से या आपको नेगेटिव रिलेशन के हिसाब से, दोनों ही तरीके से दी जाएगी। पॉजिटिव रिलेशन में भी दी जाएगी, नेगेटिव रिलेशन में दी जाएगी। जैसे कैसे, पॉजिटिव का क्या मतलब, नेगेटिव का क्या मतलब। यहां पर मैंने लिखा P@Q मीन्स P इज ग्रेटर देन Q, ग्रेटर बड़ा है, सीधा सीधा पॉजिटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन क्या होगा, नॉट ग्रेटर देन Q, नॉट ग्रेटर देन, देखो क्या लिखा है इसने, नॉट ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर नहीं है। तीन यूनिवर्सल सिंबल कौन से थे हमारे पास में, पहला सिंबल था हमारे पास में ग्रेटर देन, दूसरा था इक्वल टू, तीसरा था लेस देन। अब ये बोलता है कि ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर अगर नहीं है तो बचा क्या हमारे पास में, इक्वल टू और लेस देन, जिसे हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। क्या समझ में आ रहा है किस तरीके से डिकोड करना है। तो सबसे पहला तरीका, उसने सीधा सीधा बोल दिया कि साहब ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, हमें सीधा पता चला। फिर दोबारा उसने क्या बोला, नॉट ग्रेटर, ग्रेटर नहीं है, तो क्या बचा, लेस देन और इक्वल। फिर वो बोलता है कि साहब लेस नहीं है, छोटा नहीं है, अगर छोटा नहीं है तो क्या बचेगा, बड़ा या बराबर। क्या कहानी समझ में आ रही कि नहीं, समझ में समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। अगर एक्चुअली समझ में आ रहा है, अगर पहले कभी इस तरीके से नहीं पढ़ा, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। नेक्स्ट तरीका किस तरीके से देता है वो, P@Q means P is neither greater nor less than Q। P Q से ना तो ग्रेटर है ना लेस देन है, साहब जब बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो क्या बचेगा, बराबर। P@Q means P is neither greater than Q nor less than, ना बड़ा है ना छोटा है, तो फिर क्या है, बराबर है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो आपको किसी भी तरीके से ये रिलेशन ये दे देगा, ये डेफिनेशन दे देगा, और हमें उन डेफिनेशंस को समझना है और समझ के उन सिंबल्स को डिकोड करना है। बात आ रही है समझ में। चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी और ये भी समझ में आएगा कि गोल्डन बॉक्स किस तरीके से काम करता है। ठीक, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। चलिए ये है हमारे पास में डेफिनेशंस। डेफिनेशन के अंदर क्या लिख रखा है, डेफिनेशन में लिख रखा है P&Q मीन्स P इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू। सबसे पहले ये तीन सिंबल्स बना लेने हैं आपको। अब P&Q मीन्स P इज नीदर स्मॉलर देन, ना तो छोटा है नॉर इक्वल टू, ना ही बराबर है। साहब ना तो छोटा है ना ही बराबर है तो क्या है, ग्रेटर है। क्या ये कहानी समझ में आ रही है। तो इस एंड का मतलब क्या हो जाएगा साहब हमारे पास में, ग्रेटर। और जब हम गोल्डन बॉक्स सीख लेंगे तब हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सीधी इन वैल्यूज को गोल्डन बॉक्स के अंदर रखना है बस। अभी सीखेंगे गोल्डन बॉक्स क्या है, किस तरीके से काम करता है और कैसे बनाना है उसे। दूसरा देखें, P@Q मीन्स, @ का क्या मतलब है, P इज नीदर ग्रेटर, ना तो ग्रेटर है ना ही बराबर है। P इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो क्या बच गया साहब हमारे पास में, छोटा है, तो @ का मतलब है लेस देन। तीसरी डेफिनेशन हमारे पास में दे रखी है P×Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन, छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो क्या है, बड़ा है या बराबर है, तो क्रॉस का मतलब हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसी तरीके से
$Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं है तो क्या बचा, लेस देन और इक्वल टू, ये है साहब लेस देन और इक्वल टू। और लास्ट है हमारे पास में P%Q मीन्स P इज नीदर ग्रेटर, ना तो ग्रेटर है नॉर स्मॉलर, ना ही छोटा है, ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, फिर क्या बच गया हमारे पास में, इक्वल टू। ये तो है साहब आम जिंदगी, लेकिन हमें ऐसा काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है हमें ऐसा काम, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम करता है, प्लस गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। हम यूज करेंगे गोल्डन बॉक्स। अब क्या है गोल्डन बॉक्स वो समझें। मैं यहां पर एक बॉक्स बनाता हूं और इस बॉक्स में इन सिंबल्स को प्लेस कर देता हूं। हमेशा याद रखने वाली चीज है, बिल्कुल ऐसा ही हमें करना है। इस बॉक्स में ग्रेटर देन हमेशा यहां पर सेट करना है, ग्रेटर देन यहां पर सेट करना है। इसका उल्टा लेस देन यहां पे सेट करना है और इक्वल टू आएगा बीच में। कहानी समझ में आ रही है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। अब इस ग्रेटर देन और इक्वल टू से मिलकर जो बना ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस इक्वल टू और लेस देन से मिलकर जो बना लेस देन और इक्वल टू। बात समझ में आ रही है सबको। क्या किया हमने, एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर इन सिंबल्स को हमने इस तरीके से सजा दिया। ग्रेटर देन हमेशा यहां पे, लेस देन नीचे, इक्वल टू बीच में। इन दोनों से मिलकर बनने वाला जो था ग्रेटर देन और इक्वल टू वो यहां आ गया, इन दोनों से मिलकर जो बनने वाला था लेस देन और इक्वल टू वो यहां आ गया। डन। अब साहब करना क्या है, पार्ट 1 में हमने 4 कॉन्सेप्ट सीखे थे, 4 रूल सीखे थे। वो रूल यहां पर सीधे सीधे अप्लाई करने हैं। क्या करना है, वो रूल सीधे सीधे यहां पर अप्लाई करने हैं। कैसे, सबसे पहला नियम क्या था, सबसे पहला नियम था हमारा, ऑपोजिट सिंबल्स को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्या था पहला नियम, ऑपोजिट सिंबल्स को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये देखिए ऑपोजिट सिंबल्स हैं, इन दोनों का आपस में कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा। ये दोनों ऑपोजिट हैं, इन दोनों का भी आपस में कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा। ये दोनों ऑपोजिट है, इन दोनों का भी आपस में कभी कंपैरिजन नहीं होगा, और उसी तरीके से इन दोनों का भी आपस में कभी कंपैरिजन नहीं होगा। ये था हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या था, निश्चित और अनिश्चित संबंधों की जब भी तुलना करवाई जाएगी, डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल्स को जब भी कंपेयर करवाया जाएगा तो आंसर हमेशा डेफिनेट सिंबल ही आएगा। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो एक सजेशन दूंगा कि एक बार इनइक्वालिटी जो पार्ट 1 है वो ज़रूर से आप देख लेना, नहीं तो आपको यहाँ समझ नहीं आएगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब क्या है। पार्ट 1 ज़रूर से देखें आप। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट है, आप वीडियोस के अंदर जाके भी जो इनइक्वालिटी चैप्टर है उसके अंदर जो पार्ट 1 है आप उसे आराम से देख लें। आपको सारी चीज़ें, सारे रूल्स वहाँ पर मैंने लिखवा रखे हैं, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन केस अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरी भी छोड़ सकते हैं, मैं ज़रूर से उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो ये है हमारा गोल्डन बॉक्स, और गोल्डन बॉक्स का पहला नियम जो रूल नंबर 1 था वो ऑपोजिट साइन कभी भी आपस में कंपेयर नहीं होंगे। दूसरा, डेफिनेट और इनडेफिनेट में जब भी कंपैरिजन होगा आंसर हमेशा डेफिनेट ही आएगा। डेफिनेट और इनडेफिनेट में जब भी कंपैरिजन होगा आंसर हमेशा डेफिनेट ही आएगा। ये है हमारा रूल नंबर 2। थर्ड रूल क्या था, जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में एक इनडेफिनेट रिलेशन होता है और उसके पेरेंट सिंबल कंक्लूजन में होते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, ईदर और। जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में एक इनडेफिनेट रिलेशन होता है और उसके पेरेंट सिंबल
कंक्लूजन में होते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, ईदर और लास्ट चौथा नियम क्या था, इज इक्वल टू का किसी भी बाहर वाले सिंबल के साथ में कंपैरिजन करवा देंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इक्वल टू। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं साहब? नियम नंबर 4 याद है कि नहीं है? इक्वल टू का किसी भी सिंबल के साथ कंपैरिजन करवाओगे आंसर हमेशा वही सिंबल आएगा जिसका इक्वल टू से कंपैरिजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू कैसा रिलेशन है, न्यूट्रल। वो क्या करता है, अपने आगे और पीछे पड़े हुए दोनों ही एलिमेंट्स को बराबर कर देता है। ध्यान रखेंगे, बहुत सारी बार ये गलती हो जाती है और हमें ये गलती नहीं करनी है। इक्वल टू का जिस एलिमेंट के साथ, इक्वल टू का जिस सिंबल के साथ कंपैरिजन करवाओगे आंसर हमेशा वही सिंबल आएगा जिसका इक्वल टू के साथ कंपैरिजन हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये गोल्डन बॉक्स समझ में आ रहा है? अगर आपको ये गोल्डन बॉक्स समझ में आ गया तो अब हमें इन सिंबल्स की जरूरत नहीं है। इन सिंबल्स को अब हम हटा देंगे। एक बार फिर से समझ लें, ऑपोजिट कंपेयर नहीं होते। डेफिनेट इनडेफिनेट में डेफिनेट आंसर होता है। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में इनडेफिनेट रिलेशन है और पेरेंट सिंबल दे रखे हैं तो आंसर इधर और आता है। और तीसरा, बीच वाले का इक्वल टू का किसी बाहर वाले से कंपैरिजन करवा लो आंसर बाहर वाला ही होगा। डन। चलिए अब एक और गोल्डन बॉक्स बनेगा, लेकिन इस गोल्डन बॉक्स में किसी भी तरह के कोई सिंबल्स नहीं होंगे। ये वाले जो हमारे रेगुलर जो क्लासिकल सिंबल्स हैं, इन वाले सिंबल्स को हमें यूज नहीं करना है। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर से एक बार इसे समझेंगे और कैसे सेट करना है वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। P and Q means नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, ना छोटा है ना बराबर है तो बड़ा है, और बड़ा इस गोल्डन बॉक्स में कहां आता है, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में। दूसरी डेफिनेशन देखें, P एट द रेट Q मीन्स P इज नीदर ग्रेटर, ना तो ग्रेटर है ना ही बराबर है, तो क्या बचा, छोटा, लेस देन। और ये लेस देन इस गोल्डन बॉक्स में कहां आता है, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर। क्या बात समझ में आ रही है? तीसरी वाली डेफिनेशन देखें। तीसरी वाली डेफिनेशन कहती है P इज नॉट स्मॉलर देन, छोटा नहीं है तो क्या है, बड़ा या बराबर है, और बड़ा या बराबर इस गोल्डन बॉक्स में कहां आता है, टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर के अंदर आता है। डन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, P इज नॉट ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं है तो क्या है, छोटा या बराबर है, और छोटा या बराबर गोल्डन बॉक्स में आता है इस जगह पे। लास्ट, परसेंटेज मीन्स P इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना तो ग्रेटर है, सॉरी स्मॉलर, ना तो ग्रेटर है ना स्मॉलर है, क्या बचा, इक्वल टू, और इक्वल टू आता है बीच में। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है क्या, अच्छे से, बिना किसी डाउट के? डन। तो अब जो हमारे 4 नियम थे वो चारों ही नियम इस पे एक बार जल्दी से अप्लाई करके देखेंगे और उसके बाद में हमारा पहला क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले ऑपोजिट कंपैरिजन नहीं होगा, ऑपोजिट कंपैरिजन नहीं होगा, ऑपोजिट कंपैरिजन नहीं होगा, ऑपोजिट कंपैरिजन नहीं होगा। रूल नंबर 2, डेफिनेट और इनडेफिनेट, एंड और स्टार, एंड और क्रॉस में कंपेयर करेंगे तो आंसर हमेशा एंड आएगा। डेफिनेट और इनडेफिनेट में कंपेयर करेंगे तो आंसर हमेशा डेफिनेट आएगा। डेफिनेट और इनडेफिनेट में कंपैरिजन करेंगे तो आंसर हमेशा डेफिनेट आएगा। अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में एक इनडेफिनेट रिलेशन है और उसके पेरेंट सिंबल, इस x के, इस क्रॉस के पेरेंट सिंबल कौन है, एंड और परसेंटेज, उसी तरीके से इस डॉलर के पेरेंट सिंबल कौन है, एट द रेट और परसेंटेज, तो जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में एक इनडेफिनेट रिलेशन होगा
और उसके पेरेंट सिंबल हमारे पास में कंक्लूजन में दे रखे होंगे तो आंसर हमेशा इधर और आएगा। लास्ट, परसेंटेज का किसी भी बाहर वाले सिंबल के साथ में कंपैरिजन करवा लो, आंसर हमेशा बाहर वाला सिंबल ही आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? एक बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल देख लें आप यहां पर। अगर मैं लिखता हूं a@b %c $d, ठीक, कहीं पर भी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू कहीं यूज नहीं करना है, अब बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो यही काम करते हैं, यहां पर ऐसा छोटा सा ग्रेटर, इक्वल टू, ये ऐसा लिख लिख के काम करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, नेगेटिव मार्क्स आते हैं। हम एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ साहब हमारा सब बिल्कुल सही गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिना सिंबल यूज किए, बिना रेगुलर सिंबल यूज किए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। देखें जरा, a@b %c, क्या सीखा था हमने? @ और परसेंटेज का कंपैरिजन होगा तो आंसर हमेशा बाहर वाला ही आएगा। तो @ और परसेंटेज का कंपैरिजन किया, मेरे पास में आया @ और डॉलर का जब कंपैरिजन होगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट का जब कंपैरिजन होगा तो आंसर हमेशा आएगा डेफिनेट। मतलब @ और डॉलर का जब कंपैरिजन होगा तो आंसर मेरे पास में आएगा @ तो a का d से क्या रिलेशन है? a@d। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर ये बात समझ में आई है तो इस सेशन को लाइक जरूर से कर दे। कहानी समझ में आ गई? अब यहां पर एग्जामिनर एक और गेम खेलता है। वो क्या करता है? वो आपसे पूछता है, साहब जरा बताइए कि इस d का a से क्या रिलेशन है। क्या पूछेगा वो? इस d का a से क्या रिलेशन है। तो अभी हमने निकाला कि a का d से क्या रिलेशन है। अगर राम जी बड़े हैं लक्ष्मण से तो लक्ष्मण जी क्या होंगे? छोटे होंगे राम जी से। अगर a@d है, अगर a@d है तो @ का उल्टा क्या होता है? क्या बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर a और d का रिलेशन क्रॉस है तो d का a से रिलेशन क्या होगा? डॉलर होगा। ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा होता है, ये इसका और ये इसका उल्टा होता है। हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, सिर्फ रिलेशन जिसका जिससे पूछा गया है उस पर फोकस करेंगे। तो a का d से रिलेशन अगर @ था तो d का a से रिलेशन क्या हो जाएगा? @ का उल्टा हो जाएगा, एंड हो जाएगा यहां पे। क्या ये कहानी समझ में आई सबके? अगर आप लोगों की ये सारी बातें समझ में आ गई है तो जल्दी से सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और क्वेश्चन क्या बोलता है? a×b, b $c, c %d, d and e। कल हमने सीखा था, लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि इस लाइन को जोड़ा कैसे जाता है। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप डायरेक्टली पार्ट 3 देख रहे हैं इनइक्वालिटी का तो एक बार सजेस्टिव है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, तो आपको ये वाला सेक्शन बहुत आराम से समझ में आएगा। एग्जाम के अंदर कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी आने वाला है आपका SBI का एग्जाम, उस SBI के एग्जाम में श्योर है कि कोडेड इनइक्वालिटी का 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है साहब। जो देखो, काफ़ी सारे लोग इसमें गलती करते हैं और हमें उन काफ़ी सारे लोगों में शामिल नहीं होना है। हमें नेगेटिव मार्क्स नहीं लाने हैं इसमें, और जल्दी भी करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है हमें इसमें। देखेंगे ज़रा, स्टेटमेंट है हमारे पास में a×b, b एंड c, c से d और d से e। बहुत बेसिक, बहुत रेगुलर सवाल है, तो एक बार जल्दी से इसकी इक्वेशन बना देंगे, जल्दी से इसकी एक चेन बना देंगे। देखें जरा इसकी चेन क्या बनेगी। a×b, b से मैं b को डायरेक्टली जोड़ देता हूं $c, c को c से डायरेक्ट जोड़ता हूं %d, और d को d से डायरेक्ट जोड़ के एंड e बनाता हूं साहब। ये बन गई मेरी इक्वेशन।
अब इस इक्वेशन को कंपेयर करना है और मुझे ये बताना है कि जो दिए गए कंक्लूजन है वो सही है, गलत है, इधर और है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, क्या है। सबसे पहला ए से सी का रिलेशन पूछना है। ए का सी से रिलेशन क्रॉस और डॉलर। साहब क्रॉस यहां पर है, डॉलर यहां पर है, ऑपोजिट साइन है, कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा, तो ये तो हो गया सीधा सीधा गलत। दूसरा बोलता है डी से बी का रिलेशन क्या है। दिल्ली यहां पर है, बॉम्बे यहां पर है, दिया तो इसने ऐसा है, पूछा इसने ऐसा है, तो पहले बी का डी से रिलेशन निकालेंगे। डॉलर और परसेंटेज को कंपेयर करना है हमें। डॉलर और परसेंटेज का जब कंपैरिजन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, डॉलर आएगा। तो बी का डी से क्या रिलेशन है, बी डॉलर डी। राम बड़े हैं लक्ष्मण से, ऐसा हमको बता दिया। पूछा हमसे क्या है कि लक्ष्मण जी का राम जी से क्या रिलेशन है, दिल्ली का बॉम्बे से क्या रिलेशन है। डॉलर का अगर मैं उल्टा करता हूं तो क्रॉस आता है, मतलब डी क्रॉस बी रिलेशन होना चाहिए। हमें दिया है डी एंड बी तो नहीं हो सकता, इसीलिए दोनों ही हमारे कंक्लूजन गलत हैं। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बिना सिंबल्स को यूज किए, बिना क्लासिकल सिंबल्स को यूज किए, ग्रेटर देन, लेस देन कुछ नहीं करना है हमें, सीधा गोल्डन बॉक्स बनाना है, सीधा सीधा आंसर निकलेगा और मजा आ जाएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पक्का 100% समझ में, बिल्कुल मतलब मजा आना चाहिए, ऐसी समझ में आनी चाहिए बात। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है ए एट द रेट बी, बी एंड सी, सी क्रॉस डी और डी परसेंटेज ई। आपके पास में गोल्डन बॉक्स बना हुआ है और इस गोल्डन बॉक्स को देख के फटाफट से जवाब दीजिए। इस गोल्डन बॉक्स को देख के फटाफट से जवाब दीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए, ए का डी से क्या रिलेशन होना चाहिए। सबसे पहले हमें बनानी है चेन, चेन बनाने के बाद में इसका आंसर निकलेगा। और देखो साहब सीधा सीधा सजा हुआ है, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, बताइए फटाफट। देखें चेन बना ले हम, ए एट द रेट बी, बी को बी से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया डॉलर सी, सी को सी से डायरेक्ट कनेक्ट किया क्रॉस डी, और डी को डी से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया परसेंटेज ई। ये बन गई साहब हमारी चेन। क्या बात समझ में आ गई। अब ये जो चेन बनी है, इस चेन के अंदर सबसे पहले पूछा है ए का डी से क्या रिलेशन है। ए ये रहा हमारे पास में, डी ये रहा हमारे पास में, 1 2 और 3 साइन हमें क्रॉस करने हैं, फटाफट से कंपेयर करेंगे। एट द रेट और डॉलर, एट द रेट और डॉलर, डेफिनेट और इनडेफिनेट कंपेयर किया, हमारे पास में क्या आएगा, एट द रेट आएगा। एट द रेट और क्रॉस ऑपोजिट साइन होते हैं, ये दोनों कभी भी कंपेयर नहीं होंगे। क्योंकि ये कंपेयर नहीं हो सकते तो हम डी तक नहीं पहुंच सकते। पहला वाला निष्कर्ष हो गया बिल्कुल ही गलत। दूसरा वाला देखेंगे, सी का ए से, सी का ए से रिलेशन पूछा है। एट द रेट और डॉलर, एट द रेट और डॉलर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एट द रेट आएगा, हाँ या ना। एट द रेट और डॉलर को कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एट द रेट आंसर आएगा। तो साहब ए का सी से रिलेशन क्या हो गया, ए एट द रेट सी। लेकिन हमसे पूछा है सी का ए से क्या रिलेशन है। अगर ए एट द रेट सी है तो सी का ए से रिलेशन हो जाएगा सी एंड ए, और यहां पर बिल्कुल सी एंड ए लिखा हुआ है, बिल्कुल ही सही जवाब है, बिल्कुल ही सही कंक्लूजन है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्या 100% समझ में आ रही है, हाँ या ना समझ में, बता दो फटाफट बता दो। देखो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में से शेयर कर देना। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो भी आप काम कर दीजिए।
बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सारा गेम जो है वो टाइम का है, अगर हम टाइम बचा पाए तो हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, और ये वही तरीके हैं जिससे हम हमारा टाइम बचा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखें। ये समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम अच्छे समझ में आ गया। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन 2 है हमारे पास में। पहला क्वेश्चन बोलता है कि $y@w स्टार के w%x @z। ध्यान रखेंगे यहाँ पर डेफिनेशन सब इस बार चेंज हो चुकी है, तो इसके लिए हम एक गोल्डन बॉक्स बना लेते हैं। बिल्कुल एकदम आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के बढ़िया सा गोल्डन बॉक्स बनेगा, और जल्दी से बना लेंगे। देखिए ये तीनों सिंबल लगा दीजिए आपकी थोड़ी सी सहूलियत के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड P एंड Q का मतलब है P इज नीदर ग्रेटर, ना तो ग्रेटर है, नॉर इक्वल, ना ही इक्वल है। तो ना तो ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो क्या बचा? लेस देन बचा, और गोल्डन बॉक्स में लेस देन आता है यहां पे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा डेफिनेशन है हमारे पास में P%Q। परसेंट का मतलब क्या है साहब? नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, ना तो स्मॉलर है ना ग्रेटर है, तो क्या बचा? इक्वल टू बचा, और इक्वल टू आता है सेंटर में। नेक्स्ट है हमारे पास में P स्टार Q। स्टार का मतलब है P इज नॉट ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं है अगर, तो क्या बच गया? छोटा या बराबर है। छोटा या बराबर आता है हमारे पास में यहां पे। नेक्स्ट है हमारे पास में डॉलर। डॉलर का मतलब है P इज ग्रेटर देन Q। सीधा सीधा रिलेशन दे दिया उसने, P इज ग्रेटर देन Q। नीदर होता है नेगेटिव तरीका बताने का, ईदर होता है पॉजिटिव तरीका बताने का, नॉट होता है नेगेटिव तरीका, ग्रेटर डायरेक्ट दे दिया, सीधा सीधा बोल दिया ग्रेटर है, तो ग्रेटर कहां पर आता है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। और लास्ट है हमारे पास में P@Q का मतलब है P इज ईदर ग्रेटर और इक्वल, या तो बड़ा है या बराबर है। इसको भी पॉजिटिव तरीका बोलते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा बता दिया उसने, तो @ आ जाएगा हमारे पास में यहां पे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का? डन एकदम। चलो अब हमारे पास में है क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर देखिए कट है, और यहां पर सीधे सीधे टर्मिनल से तो कोई जुड़ नहीं रहा है। जो लास्ट सेशन में, जो पार्ट 2 के अंदर हमने सीखा था कि किस तरीके से चेन को जोड़ा जाता है जब टर्मिनल्स पे नहीं होते हैं, बिल्कुल वही चीज यूज करके हमें यहां पर चीजों को जोड़ना है। फटाफट से जोड़कर बताएंगे। चलिए मैं आपको 10-15 सेकंड का टाइम देता हूं। 15 सेकंड है आपके पास में, फटाफट बता दीजिए इसे जोड़कर। 15 सेकंड में, बिल्कुल 15 सेकंड में आंसर निकालना है। साहब बिल्कुल आंसर 15 सेकंड में आ जाना चाहिए था। 15 सेकंड पूरे हो चुके हैं आपके पास में। देखेंगे, थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करेंगे। सबसे पहले वो मुझसे पूछता है कि साहब बताओ U का K से क्या रिलेशन है। अब देखें जरा, U का K से रिलेशन निकालने के लिए तो मुझे चेन जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। U यहां पर है, K यहां पर है, सीधा सीधा आंसर आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो U का K से क्या रिलेशन है? $@ और स्टार। डॉलर और @ को कंपेयर करेंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट को कंपेयर करेंगे, तो आंसर आएगा डेफिनेट मतलब डॉलर। डॉलर को स्टार से कंपैरिजन करते हैं तो साहब नो कंपैरिजन है, इन दोनों का तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, इसलिए पहला वाला तो निश्चित रूप से हो गया गलत। दूसरा देखो साहब, दूसरा बोलता है Z का केस है। अब Z यहां पर है मेरे पास में, K यहां पर है मेरे पास में, तो यहां तो मुझे मामला जोड़ना पड़ेगा। जल्दी से इसे जोड़ देंगे। देखें, कोशिश हम ये करेंगे कि हमें बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन हो जाए, लेकिन क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, हमारी आदत नहीं है, तो ठीक है हम एक चेन बना लेंगे, लेकिन हमें प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि बिना चेन के आंसर हो जाना चाहिए हमारा। देखिए, U $Y
W और K। क्योंकि हम नए नए हैं, पहली बार बना रहे हैं ये इक्वेशन, और इसके नीचे बराबर में ये W के नीचे W रख दिया मैंने, %x @z। डन हो गया सर, ये बन गया हमारा चैनल। अब देखो डॉलर का K से रिलेशन है स्टार, बहुत ध्यान से समझना, गलती मत कर देना। डॉलर ये W का K से रिलेशन है स्टार, तो K का W से रिलेशन क्या होगा, ध्यान रखेंगे, गलती होती है यहां पे, सीधा सीधा स्टार पकड़ के काम शुरू कर देते हैं। W का K से रिलेशन अगर स्टार है तो K का W से रिलेशन क्या होगा साहब, अगर W स्टार K है तो K @W होगा, ध्यान रखेंगे इस बात का, K @W। देखिए समझने के लिए लिख देता हूं यहां पे, अगर W का रिलेशन K से स्टार का है तो K का W से रिलेशन @ का होगा। ये हमारा गोल्डन बॉक्स, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप आराम से इसे कंपेयर कर सकते हैं, @ और परसेंटेज कंपेयर किया तो आंसर आएगा @ और कंपेयर कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में @ तो K का Z से रिलेशन होगा K @Z। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बताओ Z का K से क्या रिलेशन है। तो अभी अभी हमने किया था कि अगर K @Z है तो Z स्टार K होगा, और क्या Z स्टार K यहां दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, Z स्टार K हमारा जवाब है। समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम मजे से अच्छे से समझ में आना चाहिए सर। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोलता है G @H $J स्टार K, ये एक कट, H $M दूसरा और J $U तीसरा। हमको H से U का रिलेशन पूछा है, U यहां पर है, H यहां पर है, इन दोनों को जोड़ नहीं सकते तो सब पूरी चेन को आपस में जोड़ना पड़ेगा। जल्दी से देखें किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। G @H $J स्टार K, अब यहां पर ये कट खत्म, H को H के नीचे रख देंगे, $M जोड़ देंगे, और ये J और U है साहब, ये देखो J ये रहा मेरे पास, मैं J के ऊपर J को रख के $U कर देंगे, एक चैनल ये बन गया मेरे पास में, एक चैनल ये बन गया मेरे पास में। क्या कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। अब हमसे पूछा है बताओ जरा H का U से क्या रिलेशन, H ये रहा, यहां से चलेंगे यहां पे ऊपर, और ये बिल्कुल आराम से H $J $U, तो साहब डॉलर और डॉलर कंपेयर करेंगे तो आंसर डॉलर ही आएगा, हाँ या ना। तो H $J $U, तो H का U से रिलेशन है डॉलर का, बिल्कुल यही दे रखा है, पहला वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। दूसरा वाला कंक्लूजन देखें साहब, दूसरा वाला कंक्लूजन क्या बोलता है, M का G से क्या रिलेशन है। M भाई साहब किधर है हमारे पास में, ये रहे, G किधर है, ये रहा, तो G से M तक चलेंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो एक अलग चेन बना लो, देखो G @H $M, G से M का रिलेशन @ और डॉलर कंपेयर करेंगे तो आंसर हमेशा डॉलर आएगा। डेफिनेट और इनडेफिनेट कंपेयर करेंगे, आंसर हमेशा डेफिनेट आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पर हमारे पास में G का H से रिलेशन आया साहब, G $M। अगर G $M है, रिलेशन पूछा है M का G से, तो डॉलर का उल्टा कर देंगे, एंड होगा साहब, बिल्कुल एंड हमारा रिलेशन आ रहा है, पहला और दूसरा दोनों ही कंक्लूजन बिल्कुल सही है। क्या ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? मजा आया कि नहीं आया? बिना क्लासिकल सिंबल्स, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, बिना इनको यूज किए बिल्कुल गोल्डन बॉक्स बना के
आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया है तो आप कोडेड इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड्स आराम से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और ना ही इसको पुराने में चेंज करना, फिर वापस उसको कोड करना, डिकोड करना, कोई झंझट नहीं। बिल्कुल गोल्डन बॉक्स बनाएं और आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पार्ट है ये पार्ट था हमारा कोडेड इनइक्वालिटी का। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड सेक्शन की। थर्ड सेक्शन है हमारा रिवर्स इनइक्वालिटी। और रिवर्स इनइक्वालिटी साहब अगर आपने पार्ट 1 पढ़ लिया, पार्ट 2 पढ़ लिया, पार्ट 3 ये आपको समझ में आ चुका है। कोडेड ये जो रिवर्स इनइक्वालिटी है बिना पेन पेपर यूज किए हंसते हंसते बनेगी आपसे, बिना किसी प्रॉब्लम के बनेगी। बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चीज पहले नहीं आती थी और अब तो एकदम एक्सपर्ट हो गए हम इसके, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो देखिए अगला जो हमारा सेक्शन है कोडेड के बाद में वो है रिवर्स इनइक्वालिटी। और रिवर्स इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं सीधा हम वो देखेंगे, क्योंकि अब तक हम चीजें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड सेक्शन, थर्ड टाइप के क्वेश्चन रिवर्स इनइक्वालिटी के। देखिए साहब क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए बोर्ड पे है आपके पास में रिवर्स इनइक्वालिटी के 2 टाइप के क्वेश्चन। अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि रिवर्स इनइक्वालिटी होती क्या है। अब तक हमने रेगुलर इनइक्वालिटी और कोडेड इनइक्वालिटी के अंदर क्या देखा था? हमने ये देखा था कि एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसकी चेन बनाई जाती है, उसे समझा जाता है कि किसका किससे क्या रिलेशन है, फिर कंक्लूजन दिए जाते हैं और हमें बताना होता है कि जो दिया गया कंक्लूजन है वो सही है या गलत है, या इधर और लगेगा या दोनों सही है या दोनों गलत है। लेकिन रिवर्स इनइक्वालिटी के अंदर क्या होता है, हमारे पास में कंक्लूजन दे दिया जाता है और ये जो कंक्लूजन है ये 100% सही ही है, ये गलत नहीं है। तो पहला वाला कंक्लूजन हमारे पास में है P जो है वो छोटा है B से। दूसरा वाला कंक्लूजन है हमारे पास में S जो है वो छोटा है A से। अब इन दिए 5 स्टेटमेंट में से हमें वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है जिसमें ये कही गई दोनों ही बातें सच हो। कोई एक कंक्लूजन सही हो जाए ऐसा नहीं चलेगा, दोनों ही कंक्लूजन सही होने चाहिए। बिना पेन यूज किए हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तब तो है मजे वाली बात। क्योंकि इसमें भी अगर हमें पेन यूज करना पड़ गया तो पहले वाले क्वेश्चन में तो एक स्टेटमेंट था, इसमें 5-5 स्टेटमेंट है, तो हम सब 5 स्टेटमेंट नहीं बनाने वाले, हमें बिना पेन यूज किए ही ये काम करना है। चलो साहब देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। P से B का रिलेशन है कि P छोटा है B से। डन। यहां पर देखो ये रहा P और ये रहा B। स्टेटमेंट 1 की मैं बात कर रहा हूं, बाकी सारी चीजें एक बार आप दिमाग से निकाल दो, केवल स्टेटमेंट 1 की मैं बात कर रहा हूं। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि साहब P जो है वो बराबर है S के, S से छोटा है T से, T छोटा या बराबर है U के। इस वाली इक्वेशन के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो कनेक्टर है वो कौन है? U है। तो इस U को इस U के नीचे रख दें। ठीक, जब आप इस U को U के नीचे रखेंगे, साहब देखो मार्कर बंद कर रहा हूं, बिल्कुल बिना पेन यूज के काम करेंगे हम। ये U इस U के नीचे रख दें। अब P से B तक जाना है, क्या चलना शुरू करें? P बराबर S छोटा T, T छोटा बराबर U। अब देखो ये Q तो इधर आगे पड़ा है, U के नीचे U पड़ा है, तो सीधा U से U पे उतरेंगे और U के बाद में हम B पे पहुंचेंगे। बिल्कुल बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, U से U कनेक्ट कर दिया, इक्वल टू A, लेस देन B। P का B से रिलेशन है, डेफिनेट सिंबल आ रहा है, P डेफिनेटली छोटा है B से। फर्स्ट कंक्लूजन तो सही। दूसरा कंक्लूजन देखेंगे, S जो है वो छोटा है A से। साहब देखो P और S तो बराबर ही है,
तो जो रिलेशन P का A के साथ रहा होगा वही रिलेशन S का भी A के साथ रहेगा। तो S छोटा है T छोटा बराबर U, देखो छोटा और छोटा बराबर, लेस देन और इक्वल टू, कि जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में आंसर आ रहा है लेस देन। डेफिनेट इनडेफिनेट कंपेयर करेंगे तो डेफिनेट आंसर आएगा। तो S इज लेस देन T, T इज लेस देन और इक्वल टू U। U से हमने U को कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, U इज इक्वल टू A, तो साहब लेस देन और इक्वल टू कंपेयर होगा तो आंसर क्या आएगा, लेस देन आंसर आएगा। वो हमारा पहला और दूसरा दोनों ही कंक्लूजन जो हैं वो पहले ही स्टेटमेंट में राइट हो जा रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? नीचे वाले भी स्टेटमेंट देखेंगे, उन्हें भी समझेंगे कि गलत किस तरीके से होता है। अगर सही इस तरीके से होता है तो गलत किस तरीके से होता है। देखें जरा, हमें रिलेशन दिया है P से B का निकालने के लिए, और यहां पर U जो है वो हमारा कनेक्टर है। तो साहब इस पूरी इक्वेशन को उठाकर U को U के नीचे रख दूं, हाँ या ना? फिर मैं P से चलना शुरू करूंगा U पे और U से वापस पहुंचूंगा B पे, ऐसे ही करेंगे। तो साहब P से जब मैं चलना शुरू करता हूं बराबर ग्रेटर लेस देन, साहब देखो ग्रेटर देन लेस देन दोनों ही ऑपोजिट साइन है, तो ये कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? एकदम मजा आ जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम अच्छे समझ में आ जानी चाहिए। स्टेटमेंट 3 देखें सब, फिर से हमारे पास में U जो है वो कनेक्टर है, P से U तक चलेंगे, दोनों ही ऑपोजिट सिंबल आ गए। जब P U तक ही नहीं जा सकता तो U से आगे B तक भी नहीं जा पाएगा, दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा वाला देखें, तीसरे वाले में भी हमारे पास में जो है वो U कनेक्टर है, P से U और फिर U से आगे B तक जाना है। P से U जब जाएंगे ऑपोजिट सिंबल है, कंपैरिजन ही नहीं होगा। मजा आ रहा है कि नहीं? बिना कोई इक्वेशन, बिना कोई चेन, बिना कोई रफ वर्क के कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। आप एग्जाम में कम से कम अपने 20 से 25 सेकंड बचा लेंगे एक क्वेश्चन के पीछे, तो बताइए वो 20 से 25 सेकंड में आप कोई एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। सिलेक्शन तो सब 0.25 से भी प्लस या माइनस में हो जाता है, और हमारा यहाँ बचा हुआ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट वाला स्टेटमेंट देखेंगे, P से U और आगे कनेक्टर है U, तो P से U तक जाने के लिए तो देखिए कोई समस्या बिल्कुल भी हो नहीं रही। P इज इक्वल टू S इज लेस देन T इज लेस देन और इक्वल टू U, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब इस U को U के नीचे रख के जोड़ा जाएगा और यहां से हम यहां पर आएंगे, तो देखिए जरा लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन ऑपोजिट साइन हो जाते हैं, इसलिए ये कंपेयर नहीं हो सकता। तो पहला वाला हमारा जवाब है और बाकी ये सारे स्टेटमेंट गलत है। मजा आया कि नहीं आया? अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है कि आज के सेशन में आपने कुछ भी ऐसा यूजफुल सीखा है, ऐसी काम की चीज सीखी है जो कि आपके एग्जाम में आपका समय बचा पाएगा, आप अब सवालों को ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे, या कुछ ऐसे लॉजिक थे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो आपके पास में नहीं थे, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन भी एक बार ज़ोरदार तरीके से बजा दीजिए, ताकि जो भी अपडेट होगा, जो भी हमारे पास में नया वीडियो आने वाला है, इसका जो अगला सेशन आने वाला है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर इस सेशन को ख़त्म करेंगे। और ये जो हमारा इनइक्वालिटी का जो चैप्टर है, इसके टोटल हमारे पास में 4 वीडियो आएंगे। पहला वीडियो रहा हमारे पास में जिसमें हमने थ्योरी सीखी, पूरी थ्योरी, क्या रूल होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। दूसरे वाले पार्ट में हमने सीखा कि किस तरीके से चेन फॉर्म की जाती है, टुकड़े टुकड़े जो अलग अलग सेक्शन पड़े उनको एक कैसे किया जाता है, और रेगुलर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है। ये है हमारा तीसरा वाला पार्ट। इस तीसरे वाले पार्ट में हमने कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी की और उसके साथ में हमने की रिवर्स इनइक्वालिटी। चौथा पार्ट जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस वाले पार्ट में हम करेंगे एडवांस के क्वेश्चन, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कौन से सिंबल्स हम यूज़ में लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जनरली मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं
और आजकल तो प्री में भी ये क्वेश्चंस आने लग गए हैं। SBI का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो लास्ट हमारा सेशन होगा वो सेशन होगा क्वेश्चंस वाला सेशन, जिसमें हम फुल फ्लैश सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, रेगुलर इनइक्वालिटी के, रिवर्स इनइक्वालिटी के, उसके बाद में हमारे पास में होगा कोडेड इनइक्वालिटी के, और एडवांस के भी हम क्वेश्चन करेंगे जो मेंस में आते हैं। चलिए, तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दें, बिल्कुल एकदम सुपर फास्ट स्पीड में होना चाहिए। अब ये ए जो है बड़ा या बराबर है, ये अगर ढंग से नहीं दिख रहा है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, ई के बाद में एफ है, एफ इज ग्रेटर देन डी। फटाफट से देखिए, एलिमिनेट करना है आपको, जल्दी से बताइए कौन सा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो रहा है और फटाफट से वो आंसर दे दीजिए। 10-15 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, तब आएगा एकदम मजा। तो बताइए जरा फटाफट, 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए, सबसे सॉल्व होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। 10 से 15 सेकंड बस, उससे ज्यादा का समय नहीं। हाँ साहब, हो चुके 10 से 15 सेकेंड। समझेंगे इस चीज को कि कैसे फटाफट से आंसर देना है। ए का ई से रिलेशन पूछा है, ए जो है बड़ा या बराबर है ई के, ऐसा हमें बताना है। स्टेटमेंट 1 देखिए, स्टेटमेंट 1 के अंदर एक जो पार्ट है, एक जो सेक्शन है वो है ए सी बी डी का, दूसरा सेक्शन है वो है बी एफ सी ई का। समझ में आ गया हमें कि C को C से कनेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल C को C के नीचे, अगर इस वाले सेक्शन को C के नीचे अगर उठा के रखेंगे, देखें जरा, A जो है बड़ा या बराबर है C के नीचे C रखा हुआ है, C जो है वो छोटा है E से, बड़ा या बराबर, छोटा, दोनों ही ऑपोजिट साइन है, कंपैरिजन नहीं हो सकता। पहला वाला स्टेटमेंट हो गया एलिमिनेट। हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी, बिना पेन यूज किए सीधा आंसर आना चाहिए। स्टेटमेंट 2 देखो क्या बोल रहा है, फिर से C को C के नीचे रखना है, हाँ या ना? A बड़ा या बराबर है C के, C के नीचे रखा हुआ है, C जो है बड़ा या बराबर है E के। पहला वाला कंक्लूजन तो साहब बिल्कुल सही साबित होता है, लेकिन केवल पहले वाले से काम नहीं चलेगा। F जो है वो भी D से बड़ा होना चाहिए। अगर हमने इस C को यहां पर नीचे रखा है, F से C से D अगर हम चलेंगे तो F बड़ा या बराबर है C से, C जो है वो बड़ा है B से, B जो है बड़ा है D से, तो साहब F का D से क्या रिलेशन होगा? F कंफर्मली बड़ा है D से, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा आंसर बनता है। थर्ड वाला स्टेटमेंट भी देख लें एक बार, C का E से रिलेशन है, सॉरी A का E से रिलेशन है, इस वाले सेक्शन को नीचे अगर लाके रख दूंगा मैं, तो साहब ये देखो C E ऐसा बनेगा। तो ये तो साहब डेफिनेट और इनडेफिनेट कंपेयर करेंगे, आंसर डेफिनेट आएगा, मुझे इनडेफिनेट चाहिए, गलत। यहां पर बात करते हैं, अगर फिर से इस पूरी इक्वेशन को उठा के मैंने यहां पर रख दिया, C बड़ा या बराबर है E के, A जो है वो छोटा है C के, ऑपोजिट साइन हो जाएंगे, कंपैरिजन नहीं हो सकता। लास्ट वाला सेक्शन देखें, लास्ट वाला स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट के अंदर डेफिनेट और इनडेफिनेट कंपेयर करेंगे, आंसर डेफिनेट आएगा, ये भी गलत। तो हमारा साहब आंसर है स्टेटमेंट सेकंड, जो कि दिए गए दोनों ही कंक्लूजन को जस्टिफाई करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, जो क्वेश्चंस हमने किए वो समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको मज़ा आया है, तो साहब आप इस सेशन को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी बजा दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो जो आने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, विदा लेता हूं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर और धुआंधार क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चंस करके। चलिए, थैंक यू।